for free. नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की साझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को मिला टिकट। कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी के सामने होंगे रमेश बिधूड़ी। दिल्ली में वित्तीय आपदा को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई भाजपा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कुप्रबंधन की वजह से कभी आर्थिक रूप से मजबूत रही दिल्ली की बिगड़ी वित्तीय सेहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में विकास कार्यों का किया लोकार्पण। शहरी विकास की दिशा में मोदी सरकार के प्रयासों का किया जिक्र। कहा, सभी वर्गों के विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम जारी किया है। इस सूची में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा और बिजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गांधीनगर से अरविंद सिंह लवली को टिकट मिला है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को ये सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है। अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है, इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कई नाम हमने आप तक पहुंचाए हैं कि किस किस जगह से कौन कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से निशांत राय जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। तो निशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, कई नए नाम उसमें निकल कर आ रहे हैं। अब किस तरह की रणनीति हो सकती है भाजपा की? देखिए, भाजपा की ये जो पहली सूची है इसमें 29 नाम, तमाम उन दिग्गजों के नाम हैं जो कि दिल्ली की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने में सहायक हो सकते हैं बीजेपी के लिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसमें 2 प्रदेश अध्यक्ष के नाम हैं। सतीश उपाध्याय की बात की जाए और विजेंद्र गुप्ता, दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी से। इसके अलावा अगर इसमें बात की जाए तो 2 वर्तमान में जो बीजेपी से विधायक हैं, अजय महावर और OP शर्मा, इन दोनों को पार्टी की ओर से मौका
दिया गया है। 2 पूर्व सांसद, बात की जाए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की और रमेश विदुड़ी की, उनको यहां पर मौका दिया गया है। इसके अलावा अगर इस सूची को देखा जाए तो सरदार अरविंदर सिंह लवली, जो कि एक जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनको गांधीनगर से मौका दिया गया है। इसके अलावा 2 महिलाओं को इसमें मौका दिया गया है, रेखा गुप्ता और कुमारी रिंकू को इसमें मौका दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से आए हुए कैलाश गहलोत और नारायण दत्त शर्मा को भी इसमें मौका दिया गया है इस सूची में। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी करोल बाग से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस लिस्ट में उनको भी मौका दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा को भी बीजेपी ने राजौरी गार्डन से मौका दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर चुनाव में सह प्रभारी की भूमिका में रहे आशीष सूद को जनकपुरी से मौका दिया गया है। तो और इसके अलावा बीजेपी के संगठन के दिग्गज नेता राजकुमार भाटिया, जो कि प्रदेश महामंत्री जैसे तमाम पदों पर रहे हैं, उनको पार्टी ने आदर्श नगर से उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पहली सूची में उन तमाम बड़े नामों को रखा है जो कि दिल्ली में अब इनके लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि परीक्षा है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर रहने वाली, अगर दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों में बात की जाए तो सबसे दूर रहने वाली पार्टी बन चुकी है। पहले कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी। और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि 2014 के बाद से जिस तरीके से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हर उन राज्यों में चुनाव जीत रही है जहां पर चुनाव जीतने की संभावना ना के बराबर रहा करती थी, और दिल्ली जहां पर बीजेपी पहले भी सत्ता में रह चुकी है, ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सत्ता हासिल कर लेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम बीजेपी की ही बात करें तो दिल्ली की जो सत्ता है उससे काफ़ी दूर रही है भाजपा। लेकिन अगर हम अब की बात करें, अब हम देखें विधानसभा चुनाव की बात करें, तो अब भाजपा कहीं ना कहीं वापस लौट रही है। तो इतना अरसा दिल्ली की जो सत्ता है उससे दूर रहने के बाद क्या किस तरह की चुनौतियां भी हो सकती हैं भाजपा के सामने? देखिए, अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें, यहाँ महत्वपूर्ण अगर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की बात की जाए तो पंजाबी समाज और पूर्वांचल के लोगों पर सभी राजनीतिक दलों का फोकस रहता है। इन 29 उम्मीदवारों की अगर सूची देखी जाए, हालांकि जहाँ पूर्वांचल वासियों की अधिक संख्या है, फिलहाल उन सीटों का यहाँ पर जिक्र नहीं है, लेकिन पंजाबी समाज को काफ़ी मौका दिया गया है। आधी आबादी 29 में से 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कद्दावर नेता हैं, चाहे प्रवेश साहिब सिंह की बात की जाए या रमेश विदुड़ी की बात की जाए, इनको उतारा गया है। बीजेपी की पूरी तरीके से कोशिश है कि जो बीजेपी पिछले अगर 2 चुनाव में बात करें तो इस संघर्ष करते हुए नजर आई है दिल्ली की राजनीति में, इस बार बीजेपी को वो संघर्ष नहीं करना है। उसी के चलते बीजेपी ने इस सूची को तैयार किया है। इसके अलावा जो बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार रहा है पिछले 3 सालों से, जो अरविंद केजरीवाल का जीत का हथियार रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, उस पर बीजेपी लगातार वार कर रही है। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े दिग्गज नेता, पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, इसके अलावा सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, इन तीनों के जेल जाने के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर रही है दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर। और जिस तरीके से शराब माफियाओं के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चला था वो भी सभी ने देखा था। इसके अलावा अगर बात की जाए, दिल्ली में बीजेपी अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर हमलावर रही है और लगातार दिल्ली सरकार की बात की जाए, आम आदमी पार्टी संगठन की बात की जाए और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनका लगातार घेराव करते हुए नजर आ रही है। तो बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ इस बार अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी और उसको सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर संगठन की बात की जाए तो बूथ लेवल पर देश में एकमात्र ऐसी बीजेपी पार्टी है जो चुनाव से लगभग 6 महीने पहले तक अपनी तैयारियां कर लेती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी
के मुद्दे, बीजेपी के जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण 7 के उम्मीदवारों के नाम है, और तीसरा बूथ लेवल पर जो इसकी तैयारी है, क्या बीजेपी के इस वनवास को खत्म कर पाएगी या नहीं। बल्कि ये देखा जाए, जब लिस्ट आपने बताई तो उसमें कई ऐसे प्रमुख चेहरे भी नजर आए जो कभी आपका हिस्सा थे या फिर कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनसे बेहतर काम भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने आपके सामने कुछ बड़े चेहरे उतारे हैं, प्रमुख चेहरे उतारे हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बिल्कुल भी दिल्ली का चुनाव आसान नहीं है, और ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस बार आमने सामने की लड़ाई ज़्यादा है। लेकिन इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस पिछले चुनाव की तरह दिल्ली का चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया था, वहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। 15 साल दिल्ली की सत्ता में रहने के बाद से कांग्रेस एक बार फिर कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और कांग्रेस का जितना वोट प्रतिशत रहेगा वो दिल्ली के चुनाव के हम कह सकते हैं कि नतीजों को तय करेगा, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है। हमने देखा है कि आतिशी जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही हैं, वहीं से कांग्रेस ने अलका लांबा जैसे दिग्गज नेता को उम्मीदवार बनाया है। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में इस बार जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, और अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें आप पार्टी की है जिसने महिलाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन जिस तरह से सामने तस्वीर एकदम क्लियर होती जा रही है कि वो जो योजनाएं थी वो सिर्फ पेपर पर ही रही, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी महिला के अकाउंट में कुछ नहीं गया, कोई सुविधा उन्हें नहीं मिली। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो जो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए भाजपा काम कर रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो मुकाबला नजर आ रहा है उसमें भाजपा ही ऊपर नजर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटीज रही हैं, उन्होंने 2014 के बाद से आज तक चाहे लोकसभा चुनाव में जो वादे किए हों, चाहे विधानसभा चुनाव में उनके माध्यम से वादे किए गए हों, वो मुख्यमंत्री बनते ही, बीजेपी के सत्ता में आते ही उसको लगभग पूरा करने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके के फैसले लिए हैं जिसने जनता का विश्वास जीता है। चाहे धारा 370 की बात की जाए, या फिर तमाम राम मंदिर की बात की जाए, या बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसे तमाम घोषणाएं हैं जिनको धरातल पर उतार कर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, या फिर कहा जाए इज्जत घर की बात की जाए, बीजेपी की ओर से जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए उनको एक एक करके पूरा किया गया। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल को देखा जाए तो उन्होंने जो दिल्ली वासियों से वादे किए थे उनको लेकर लगातार सवाल उठते रहे, और वो भी वादों से बचने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। कभी वो एलजी को निशाने पर लेते रहे, कभी केंद्र सरकार को निशाने पर। विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, और आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर गए, पहले जो 26% गरीबी थी
वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। देश के गांवों की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि गांव की साझी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की जरूरत है। हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को हाईवे और एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से जोड़ा गया है, डिजिटल इंफ्रा से जोड़ा गया है। अब दर्जनों सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन मिल रही हैं। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवे के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को जुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गांव में 100 रोजगार के अवसर बनाए हैं, किसान महिलाओं को सशक्त किया है। यानी सरकार की नीयत और नीति सशक्त भारत बनाने की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा कर करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कामकाजी महिला छात्रावास ब्लॉक सुषमा भवन और पशु चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनके लिए इस भवन का उद्घाटन करना खास पल है। अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी को केवल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में याद किया जाएगा। बांसुरी जी आयुष्मान भारत के फायदे को लेकर दिल्ली वासियों को वंचित रखा जा रहा है, इसके लिए मुझे मिलने आई थी और उस वक्त उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। गृह मंत्री पिछले 10 सालों में शहरी विकास को केंद्र में रखकर किए गए कार्यों का भी वर्णन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद शहरी विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से किया गया, जिसके कारण शहरी विकास सुव्यवस्थित ढंग से हुए। 2014 में प्रधानमंत्री जी का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के शहरी विकास को नीतिगत आधार देने का काम किया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले शहरी विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सब सरकारों ने अपने अपनी समझ से अच्छा काम किया था, परंतु जरूरत थी अर्बन डेवलपमेंट को एक नीतिगत ढांचा देने की, नीतिगत आधार देने की। वो आधार देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज पर आग्रह रखा और उसको अर्बन डेवलपमेंट नीति में एक प्रमुख उपकरण के रूप में इसका समावेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम के निधन से बहुत दुख हुआ है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और उन्होंने भारत की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें पूरा देश कृतज्ञता के साथ याद करेगा और उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री और डीएमके महासचिव दुर्रई मरुगन के आवास पर करीब 11 घंटे तक छापेमारी की। ये छापेमारी शुक्रवार दोपहर शुरू होकर शनिवार तड़के 1:35 पर खत्म हुई। मामले में ईडी ने दुर्रई मरुगन के बेटे सांसद कथिर आनंद से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की। सांसद कथिर आनंद के स्वामित्व वाले किंगस्टन इंजीनियरिंग कॉलेज में छापेमारी के दौरान अधिकारियों को बेहिसाब धन और दस्तावेजात मिले। वहीं डीएमके नेता पुनसोलई के आवास और उनके सीमेंट गोदाम सहित कई ठिकानों से ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की ये कार्रवाई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग के छापे के बाद हुई है, जब कथिर आनंद वेल्लोर से चुनाव लड़ रहे थे। तलाशी अभियान के दौरान बेहिसाब नकदी जब्त की गई थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।